जय मध्य प्रदेश दोस्तों। आरपीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप चांचोड़ा बीनागर से मैं जितेंद्र मीना आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश जीके को लेके आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। पिछले दो लेक्चर में मैंने आपको मध्य प्रदेश का प्रशासनिक विभाजन बताया है। फर्स्ट टॉपिक में मैंने आपको मध्य प्रदेश के जिले और संभाग, और सेकेंड टॉपिक में मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश के जिलों का गठन। ठीक है दोस्तों, आज हमारा तीसरा टॉपिक है मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। ठीक है दोस्तों, अगर पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करता हूं मैं आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं आपको मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश को मुख्यतः 3 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा है। 3 प्राकृतिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट होता है मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा होता है सतपुड़ा मेघल श्रेणी, और तीसरा होता है पूर्वी पठार, पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। ठीक है दोस्तों, सतपुड़ा मेघल श्रेणी या सतपुड़ा प्रदेश, बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार, एक ही बात होती है। अब जो मध्य उच्च प्रदेश होता है दोस्तों, जो मध्य उच्च प्रदेश होता है इसको 5 भागों में बांटा है। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी। इस तरीके से 5 इसके पार्ट होते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि मध्य प्रदेश के कितने प्राकृतिक भूभाग हैं, तो आप 3 भी कह सकते हैं, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेघल श्रेणी और पूर्वी पठार। कभी कभी दोस्तों 7 दिया जाता है, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपकी परीक्षा में आएगा। अगर 7 पूछे जाए तो मध्य भारत का पठार है, बुंदेलखंड पठार है, रीवा पन्ना पठार है, बघेलखंड या पूर्वी पठार है, सतपुड़ा मेघल श्रेणी है, नर्मदा सोन घाटी और मालवा का पठार। इस तरीके से 7 प्राकृतिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से शुरुआत हम करते हैं मध्य प्रदेश के भौगोलिक प्रदेशों की। अब चारों तरफ आपको दिख रहा है, मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में राजस्थान गुजरात है, दक्षिण में महाराष्ट्र है और पूर्व में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बारे में पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। पिछला लेक्चर जो था उसमें छत्तीसगढ़ का गठन अपने यहाँ मध्य प्रदेश से हुआ है। 31 अक्टूबर सन 2000 को निर्णय लिया गया और 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 2 अलग अलग राज्य बने। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत हम करते हैं मालवा के पठार से। तो मालवा का पठार जो होता है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र कौन सा है? मालवा का पठार। ठीक है, क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो क्षेत्रफल होता है दोस्तों इसका 88,222 वर्ग किलोमीटर, जो कि सबसे अधिक क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कई बार परीक्षाओं में आया है, तो ये मालवा का पठार है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनता है कि इस प्रदेश की या मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो आप कहेंगे सिगार चोटी। ऊंचाई पूछी जाए तो 881 मीटर सिगार चोटी मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों यहाँ की जलवायु कैसी है? तो दोस्तों यहाँ की जलवायु है सम जलवायु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के मालवा पठार की जलवायु कैसी है? सम जलवायु। सम जलवायु का मतलब ना अधिक ठंड ना अधिक गर्मी यहाँ पर पड़ती है। विदेशी यात्री फाहियान, जो कि एक चीनी यात्री था, जब वो भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, तो इस क्षेत्र में उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे उस टाइम में, चंद्रगुप्त जो थे विक्रमादित्य जिनका नाम था, जिनके शासनकाल में जब वो मध्य प्रदेश आया था तो यहाँ की जलवायु को उसने देखा, परखा और समझा। फिर उसने कहा कि ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है मालवा के पठार की, जिसको सम जलवायु कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी विशेष बात है कि यहाँ एक मिट्टी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है दोस्तों? काली मिट्टी। मालवा के पठार को काली मिट्टी का भंडार कहा जाता है। मालवा के पठार को गेहूं का भंडार कहा जाता है
मालवा का पठार इज वेरी इंपॉर्टेंट पठार। इसमें दो संभाग विशेष रूप से आते हैं, इंदौर और उज्जैन। कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन किया जाता है, जैसे मैंने आपसे कह दिया इंदौर उज्जैन दो संभाग इसके अंतर्गत आते हैं। अब मैंने आपसे कहा भाई आपसे क्वेश्चन पूछा परीक्षा में कि आप बताइए कि उज्जैन जो है किस प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो सम जलवायु है, काली मिट्टी का क्षेत्र है। अब काली मिट्टी का निर्माण आपको पता है, ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो उसके समय जब लावा निकलता है और वो धीरे धीरे जब ठंडा होता है तो वेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। तो वेसाल्ट चट्टानें जब खिसती पिटती हैं तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। और मध्य प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। नर्मदा, सोन घाटी, सतना, मेकल श्रेणी, यहाँ पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों इतना बड़ा जो क्षेत्र है ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद अगर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो वो ये है कि मालवा का कश्मीर किसको कहा जाता है। तो मालवा का कश्मीर है दोस्तों नरसिंहगढ़। इसको मालवा का कश्मीर कहा जाता है। ये राजगढ़ जिले के अंतर्गत एक तहसील है जो कि मालवा का कश्मीर कहलाता है। मध्य प्रदेश का कश्मीर पचमढ़ी को कहते हैं, मालवा का कश्मीर नरसिंहगढ़ को कहते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सिगार चोटी। काली मिट्टी का भंडार प्लस गेहूं का भंडार इसको कहा जाता है। इंदौर, उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग, और ये विशेष रूप से इसमें आता है। तो यहाँ की जलवायु है कैसी, सम जलवायु। ठीक है दोस्तों, तो ये है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक क्षेत्र क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा अगर पूछते हैं तो सबसे छोटा भी आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे छोटा प्राकृतिक क्षेत्र है बघेलखंड का पठार। इसको पूर्वी पठार के नाम से भी जाना जाता है, बघेलखंड पठार को। और पूर्वी पठार के साथ इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो मैंने कहा कि ये सबसे छोटा है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा प्राकृतिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का बघेलखंड। क्षेत्रफल है 21,577 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों अब यहाँ से पूछा जाता है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। ऊंचाई है 1036 मीटर, यानी नैकाल पर्वत के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा, सोन और जोहिला नदियाँ निकलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मिट्टी का यहाँ से पूछा जाता है तो मिट्टी आप कहेंगे यहाँ पर पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी, यानी बघेलखंड पठार के अंतर्गत लाल पीली मिट्टी होती है। अब जलवायु अगर पूछा जाए तो यहाँ जलवायु है मानसूनी प्रकार की जलवायु। कौन सी जलवायु है, मानसूनी जलवायु। तो ये क्वेश्चन आप इससे याद रखेंगे। एक और विशेष क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक क्षेत्र को दो भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा जो होती है ये बघेलखंड को दो पार्टों में बांटती है। कर्क रेखा यानी आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ें तो आपको पता है पृथ्वी को भूमध्य पृथ्वी पे कुछ रेखाएं खींची जाती हैं, कुछ आड़ी रेखाएं, कुछ ठाड़ी रेखाएं। जो आड़ी रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश कहते हैं, जो ठाड़ी होती है उनको देशांतर कहते हैं। और बीचों बीच की जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है वो पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में जो 23/1/2 रेखा होती है उसको कर्क रेखा कहा जाता है। और ये कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है और बघेलखंड पठार को दो हिस्सों में बांटती है, बराबर दो हिस्सों में। दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो तीसरा प्राकृतिक क्षेत्र अगर हम लें तो नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी दूसरा मध्य प्रदेश का बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल है 86,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी नर्मदा और सोन नदियां जिन घाटियों से होकर बहती हैं उसको नर्मदा सोन घाटी कहते हैं। और यहाँ पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। जलवायु पूछी जाए तो यहाँ की जलवायु है मानसूनी जलवायु। कौन सी जलवायु है, मानसूनी जलवायु। ठीक है दोस्तों, अगला प्राकृतिक क्षेत्र जो है वो है सतपुड़ा प्रदेश।
सतपुड़ा प्रदेश दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 34,000 वर्ग किलोमीटर और इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत, जब हम पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश में 2 ही पर्वत हैं, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। नीचे का जो क्षेत्र है वो सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत को 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले आता है इधर राजपीपला श्रेणी, बीच में महादेव श्रेणी और उधर मैकाल पर्वत। और जो महादेव श्रेणी है उस महादेव श्रेणी में धूपगढ़ की चोटी होती है। होशंगाबाद जिला है, पचमढ़ी जगह का नाम है। उस पचमढ़ी में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पचमढ़ी जिसको हम सतपुड़ा की लाठी कहते हैं वहीं पर है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला क्षेत्र होता है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार दोस्तों, मिट्टी भी अगर इसमें मान लीजिए पूछी जाए तो यहाँ पर भी काली मिट्टी पाई जाती है, छिछली काली मिट्टी। 3 प्रकार की काली मिट्टी होती है, साधारण, गहरी और छिछली काली मिट्टी। जब मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कहाँ कैसी मिट्टी होती है, किस तरीके से इनका निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, आज हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आपको मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन करवा दिया जाए। इसके बाद वहाँ की जलवायु, उनका क्षेत्रफल, वहाँ किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है और कोई विशेष तथ्य उसको लेके जो बनता है, ये सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आता है बुंदेलखंड का पठार। और बुंदेलखंड पठार का क्षेत्रफल है 23,735 वर्ग किलोमीटर और यहाँ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी, मिश्रित मिट्टी यानी कैसी भाई, लाल, काली, पीली, नीली, जिस टाइप की भी मिट्टी होती है सभी टाइप की मिट्टियाँ जब मिलती हैं तो मिश्रित मिट्टी कहलाती हैं और वो बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है। और दोस्तों बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यानी अगर आप देखें जैसे मैंने आपसे कहा सतपुड़ा पर्वत 3 रेंज मैंने आपको बताई, राजपीपला, महादेव और मैकाल पर्वत। इस तरीके से जो सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत होता है उसके 2 हिस्से अपने यहाँ पाए जाते हैं, विंध्य पर्वत की कैमूर श्रेणी और भांडेर श्रेणी। ये भांडेर श्रेणी के अंतर्गत आता है और ये इसकी सबसे ऊंची चोटी, या आप कह सकते हैं बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है दोस्तों, इधर वाला ये क्षेत्र ये भी बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ से आप कह सकते हैं दतिया, शिवपुरी का कुछ हिस्सा, इसके बाद आप यहाँ सागर संभाग। तो दोस्तों क्वेश्चन आया है यहाँ से परीक्षा में, टीकमगढ़ के बारे में पूछा है। एक परीक्षा में क्वेश्चन आया कि टीकमगढ़ किस प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद होता है रीवा पन्ना का पठार। ये मध्य प्रदेश का एक प्राकृतिक क्षेत्र है, इसको विंध्य का कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहेंगे, विंध्य का कगारी प्रदेश। यहाँ की मैंने आपको जलवायु नहीं बताई, यहाँ की जलवायु होती है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। यहाँ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती है। महाद्वीपीय यानी कि एशिया महाद्वीप में हम जैसे रहते हैं, एशिया महाद्वीप में जिस टाइप की जलवायु होती है उसी प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, मिट्टी है यहाँ मिश्रित मिट्टी। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो होता है रीवा पन्ना पठार। रीवा पन्ना पठार को विंध्य का कगारी प्रदेश भी कहा जाता है और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है बालुई या दोमट मिट्टी। ठीक है दोस्तों, बालुई या दोमट मिट्टी। जलवायु अगर पूछी जाए तो यहाँ पर भी महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। 1, 2, 3 क्षेत्रों में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, 1, 2, 3 क्षेत्रों में मानसूनी जलवायु और यहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। यहाँ की अगर सबसे ऊंची चोटी देखें तो 752 मीटर ऊंचाई है सद्भावना शिखर, या इसको गुडविल चोटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, रीवा पन्ना पठार या विंध्य का कगारी प्रदेश, इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो सद्भावना शिखर या गुडविल शिखर 752 मीटर इसकी ऊंचाई है।
इसके बाद यहाँ बालू या दोमट मिट्टी पाई जाती है और प्रदेश की जलवायु पूछी जाए तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट जो आपका प्राकृतिक क्षेत्र बसता है वो है मध्य भारत का पठार। ठीक है दोस्तों, मध्य भारत का पठार, यहाँ का क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर और यहाँ की जलवायु है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। मिट्टी अगर पूछी जाए दोस्तों तो मिट्टी होती है यहाँ जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो कि सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, आप लोग जानते ही होंगे। जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। मध्य प्रदेश की काफी नदियां इधर से होकर बहती हैं। चंबल नदी और चंबल की सहायक नदियां, बहुत सारी सहायक नदियां हैं। पार्वती है, काली सिंध है, इधर यहाँ से आप देखें तो छिपरा है, इसके बाद ऊपर देखें तो कुंवारी है, अन्य ऐसी सारी नदियाँ चंबल की सहायक नदियाँ हैं। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। दोस्तों परतदार मिट्टी भी आता है कभी, जलोढ़ मिट्टी या परतदार मिट्टी भी इस क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है मध्य भारत के पठार में। ठीक है, अब यहाँ से क्या बना भाई, आपसे संभाग पूछ लिया जाए तो चंबल संभाग यहाँ विशेष रूप से इसके अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मध्य प्रदेश के 7 प्राकृतिक क्षेत्र। स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि मध्य प्रदेश को 3 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा है, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा प्रदेश और पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश को 5 क्षेत्रों में बांट दिया तो 5 और 2 कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। आपको समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा को लेकर मध्य प्रदेश जीके का लेक्चर नंबर 3। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारा वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। जय मध्य प्रदेश।